नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है कार्ल मार्क्स का विवाह व्यवस्था। ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स विवाह व्यवस्था के बारे में क्या सिद्धांत दिए हैं, उनका क्या प्रिंसिपल्स है, वो विवाह व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जो बर्थ प्लेस है वो जर्मनी में था। जर्मनी में इन्हें किसी कारण से निकाल दिया गया। जर्मनी में क्या किया गया कि इनको किसी कारण से निकाल दिया गया। तो ये अपना जिंदगी का बहुत साल लंदन में गुजारे। तो इन्होंने जितना जो भी प्रिंसिपल्स दिया है, सिद्धांत दिए हैं, वो सब लंदन से ही दिए हैं। देखिए, इनका जन्म 1818 ईस्वी में और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुआ। ठीक है, देखिए ये जो कार्ल मार्क्स जो थे, जितना जो भी रिलीजियस पर्सन है, जैसे लॉर्ड कृष्णा हो गए, मोहम्मद पैगंबर हो गए, जेसस हो गए, अगर इन सब धार्मिक व्यक्तियों के छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा अगर कोई दुनिया में फेमस हुआ तो वो थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है जी, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति भगवान के बाद। ठीक है, और ये इतना ताकतवर व्यक्ति थे कि इनके वजह से पूरा दुनिया दो टुकड़ा में बट गया। पहला साम्यवाद और दूसरा पूंजीवाद। ठीक है, साम्यवाद जिसका समर्थन करता था सोवियत संघ, और पूंजीवाद जिसका समर्थन करता है यूनाइटेड स्टेट। ये कार्ल मार्क्स का ही देन है कि पूरी दुनिया आज दो भागों में बटा हुआ है। लेकिन कुछ देश ऐसे थे, जैसे हमारे भारत के नेहरू जी, इन्होंने बोला भाई हम तोरा साइड रहेंगे न तोरा साइड रहेंगे, हम एक अलग ही दुनिया बनाएंगे। ठीक है, तीसरी दुनिया धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष सॉरी गुट निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं, गुट निरपेक्षता। ना हम ई गुट से रहेंगे ना ई गुट से रहेंगे। चलिए देखिए, ये जो कार्ल मार्क्स है, ये कार्ल मार्क्स विवाह के जो विवाह संबंधी जो धारणाएं हैं, जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उन्होंने विवाह व्यवस्था को एक नकली व्यवस्था माना है। क्या माना है? विवाह व्यवस्था को एक नकली व्यवस्था माना है। ठीक है, केवल मार्क्स का ही ऐसा कहना नहीं है, मार्क्स के साथ साथ प्लेटो का भी यही कहना है, सिमोन का भी यही कहना है, और सारथा का भी यही कहना है कि विवाह क्या है? एक नकली व्यवस्था है। ठीक है, तो इसके जो कार्ल मार्क्स ये जो डिस्कस करेंगे कि विवाह क्या एक नकली व्यवस्था कैसे है, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि विवाह व्यवस्था शुरू क्यों हुआ था। मतलब क्या कारण था कि हम लोग जो समाज में है विवाह व्यवस्था को शुरू किए। हमारे पूर्वज जो हमारे एंसेस्टर्स लोग थे, उन्होंने विवाह व्यवस्था प्रथा को शुरू किया। तो चलिए देखिए, फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स, ये जो फ्रेडरिक एंजल है और कार्ल मार्क्स है, दोनों इस चीज को मानते हैं, विवाह व्यवस्था को दोनों शोषणकारी व्यवस्था मानते हैं। बस ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले इनके बारे में इनसे समझ लीजिए कि विवाह व्यवस्था क्यों शुरू हुआ, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कार्ल मार्क्स इसको शोषण व्यवस्था क्यों मानते हैं। देखिए, फ्रेडरिक का कहना है, एंजल का कहना है कि विवाह दो प्रकार का होता है। एक होता है एकल विवाह, मतलब एक पुरुष एक महिला। एक होता है बहुविवाह। बहुविवाह क्या हो गया? बहुविवाह हो गया कि इसमें पुरुष एक रहेंगे और महिलाएं ढेर, मतलब एक से अधिक रहेंगे, या इसके अपोजिट एक महिला रहेंगे और उनके जो पति हैं वो बहुत सारे रहेंगे। तो बहुविवाह में एक पुरुष और उनकी ढेर सारी पत्नियां, या बहुत सारे कंडीशन में देखे होंगे, जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ठीक है ना, फिर बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनकी बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन एक पत्नी और 5 पति ये देखा गया हम लोग के कहाँ? पांडव, महाभारत के पांडव में, है ना। लोग द्रौपदी के बात लिए बताइए कि ये जो एकदम बोलना नहीं चाहिए। देखिए, धार्मिक जो लोग अगर धार्मिक लोग हैं तो उनके लिए हम पहले ही एक वीडियो बता दिए हैं जी पिछले वाले क्लास में कि धर्मनिरपेक्षता। देखिए, आप लोग जो नया जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास में, उनके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आप लोग जाके उसको पहले देख लीजिएगा। कोई ये नहीं बोल दीजिएगा कि ये जो निखिल सर हमारा सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, जो फैक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये लोग निहायत ही पांडव इतना मूर्ख थे, ठीक है, एकदम इतना मतलब इतना मूर्ख थे कि कहा नहीं जा सकता। जब ये द्रौपदी को लाए और माँ से बोला, माँ उनके घर के मतलब अंदर थी, झोपड़ी के अंदर थी, तो उन्होंने कहा माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो उनके माँ क्या बोले कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो।
ठीक है। तो ये क्या कर लिए कि द्रौपदी को मतलब पांचों पांडव आपस में बांट लिए, यानी कि उससे सब उस पे पांचों भाई का बराबर अधिकार हो गया। बताइए आज के जनरेशन में अगर मान लीजिए हम 2 भाई हैं, हम किसी को लाइक करते हैं, अगर हम मम्मी को बोलेंगे अपना कि देखिए मम्मी हम किसी को लाए हैं, अब वो बोलेगी कि जो लाए हो दोनों भाई में बांट लो, तो क्या हम दोनों भाई उससे शादी करेंगे? ये एकदम बेवकूफी है, एकदम निहायती बेवकूफी है अगर ऐसा कोई करता है तो। अरे जो ठीक है, जो निकला मुंह से, ठीक है, तो उसको हम सही भी तो कर सकते हैं, सुधार भी तो कर सकते हैं। पांडव बोल भी तो सकते थे कि माँ ये कोई खाने पीने वाली वस्तु नहीं है, ये स्त्री है। तो मैं भी वहां क्या कर सकते थे, जो उनकी माता थी कुंती, वो उसमें सुधार कर सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आज हम किसी को ले आते हैं, बोलेंगे माँ कि जो भी लाए हो पूरा अड़ोसी पड़ोसी में बांट दो, तो क्या हम अपना वाइफ को या अपने जिसको हम लाइक करते हैं, लव करते हैं, उसको पूरा पड़ोसी से शादी करवाएंगे? ठीक है। तो ये सब जो पांचों पांडव था एकदम निहायती क्या था, बेवकूफ था। ठीक है। देखिए ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है बहुविवाह इसके अलावा, लेकिन मतलब ये दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन भारत के ही देहरादून में एक खस नाम का जगह है, खस, ठीक है, वहां अभी भी ये मतलब वहां का जो वैसा कल्चर है कि अभी भी जितना जो भी भाई हो सबका पत्नी कोई एक ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 भाई है तो 4 भाई में से किसी एक को ही शादी होगा और उसी के साथ सब फिजिकल रिलेशन बनाता है। तो उसमें जो बच्चा जन्म लेता है तो क्या माना जाता है कि जो पहला बच्चा जन्म लेगा वो सबसे बड़े वाले भाई का होगा, ठीक है, उसके सबसे बड़े वाले पति को होगा। फिर सेकंड बच्चा होगा उस सेकंड वाले पति जो एज में जो उसके बाद सबसे बड़ा के बाद जो छोटा है उसका होगा। अगर तीसरा बच्चा हुआ तो उसके तीसरे वाले पति का होगा, ठीक है, इस तरह से ट्रिब्यूट करता है। तो इसी को ये रूल किसका था, ये सिद्धांत किसका था? फ्रेडरिक एंजल का। यही सिद्धांत को कार्ल मार्क्स कहते हैं। मार्क्सवाद सिद्धांत में कार्ल मार्क्स बताया है कि ये जितना जो भी है विवाह व्यवस्था, ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो है संपत्ति पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फ्रेडरिक कहते हैं कि एक पत्नी है, 4 को पति है, तो उसे बच्चा जो जन्म लिया तो किसका बच्चा है चारों में, कैसे पता चलेगा जी? आज में साइंस इतना डेवलप कर गया तो डीएनए से पता कर लेता है कि चलो ये बच्चा किसका। आज से जब विवाह व्यवस्था 500 साल पहले, 1000 साल पहले जब शुरुआत हुआ तो लोग कैसे पता करते होंगे? ऐसा तो लोग चेहरा मिलाते थे। अब चेहरा जरूरी थोड़ी ना कि बापे से मिलेगा, चाचा से भी तो मिल सकता है, दादा से भी तो मिल सकता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, कि कौन बच्चा किसका है। तो कार्ल मार्क्स इसी के बारे में बोलते हैं कि विवाह व्यवस्था जो एक क्या है समायोजित करने वाला व्यवस्था है, क्या एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारा खेल किस पे चलता है? पैसा पे चलता है। देखिए पैसा मतलब शुरू से लोग इसके पीछे भागता है, ठीक है ना। आज पैसा के पीछे थोड़ी ना आदमी भाग रहा है, पहले के जमाना से ही संपत्ति के पीछे से भागता है। देखिए कार्ल मार्क्स का कहना है कि यदि कोई पिता है, मतलब कोई एक इंसान है, वो अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत कष्ट पीड़ा सह के बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन जब वो मर रहा होता है तो उसका मतलब अरमान होता है, उसका दिल से यही होता है कि हम इस संपत्ति को वैसे इंसान को दे कि जो उसे मतलब अपने वारिस को दे, ठीक है, मतलब कि जो उसे आगे बढ़ाए, ठीक है, जो उसे आगे ले जा सके। लेकिन इसमें तो जो फ्रेडरिक एंजल के अनुसार तो कौन किसका बेटा है तो पता ही नहीं है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब एक मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक महिला को, जब महिला और एक पुरुष, ठीक है, जब आपस में साथ में रहते हैं तो ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए, एक ऐसा लोग हमारे पूर्वज एक व्यवस्था बनाए कि महिला जो है केवल एक ही इंसान के साथ रह सके, किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए। क्लियर हो रहा है कि हमारे पूर्वज एक ऐसा व्यवस्था बनाए जिसमें महिलाओं को एक ही पुरुष के साथ रहना है, ये महिला किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में ना आए। तो इससे प्रूफ होता है कि ये इनका जो बच्चा होगा, ठीक है, ये इस इंसान का होगा। यानी कहने का मतलब कि एक वैध उत्तराधिकारी होगा। किसका बच्चा है इसमें तो 4, जैसे इसमें बताया था ना कि जो बहुविवाह व्यवस्था होता है, 4 गो भाई है तो चारों के बच्चा होगा, तो कौन किसका थोड़ी ना पता चलेगा। लेकिन अगर एक महिला अगर एक इंसान के साथ रह रही है तो इससे जो भी बच्चा होगा ये मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड रहेगा कि ये इसी का रहेगा, ठीक है, किसी और का
नहीं रहेगा। तो ये मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने के लिए विवाह व्यवस्था का शुरुआत हुआ। ये क्लियर हुआ विवाह व्यवस्था का शुरुआत कैसे हुआ कि जब एक महिला किसी एक इंसान के साथ रहेगा तो इससे जो बच्चा होगा इसी इंसान का होगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब इस संपत्ति को एक वैध उत्तराधिकारी माने एकदम सेटिस्फाई होगा कि नहीं ये जो लौंडा है एकदम हमरे है, ठीक है ना, किसी और का नहीं है, माने ये जो औलाद है मेरा है, किसी और का नहीं। अब वो अपना संपत्ति इसको आराम से दे सकता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है कार्ल मार्क्स मतलब या और ये फ्रेडरिक एंजल है, उन्होंने मतलब महिलाओं को शुरू से ही मतलब जब से विवाह व्यवस्था चालू हुआ तब से ही वो लोग बोलते हैं कि महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए महिला का हम लोग मतलब शुरू से ही, ठीक है ना, महिलाओं को घर के बाहर नहीं, उनका काम क्या है, चूल्हा चौका करना। ये शोषण है एक तरीका से। क्यों? जेंट्स नहीं कर सकता चूल्हा चौका का काम। कुकिंग करना, कुकिंग का तो लगता है पूरा भारे महिला उठाई, उनका तबीयत खराब रहे या कुछ भी रहे उसी को करना है। जेंट्स लोग ना 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 भाई हम कैसे कर सकते हैं, तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ठीक है, घरेलू काम जितना भी होता है महिलाओं को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों मानते हैं कि ये जो है विवाह व्यवस्था क्या है, एक शोषणकारी व्यवस्था है। अब देखिए शोषण किस तरीका से होता है। शोषण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शोषण एक होता है जबरदस्ती वाला शोषण, ठीक है, एक होता है जबरदस्ती वाला शोषण। जबरदस्ती वाला शोषण का क्या कहने का मतलब है कि है ना, जबरदस्ती, जैसे हम मालिक है, हम अपना नौकर को या कोई मालिक है वो अपना नौकर को जबरदस्ती काम करवा रहा है, कितना बढ़िया से काम कर रहा है, उसको पीट रहा है, उसको झुंझला झुंझला के बोल रहा है, ठीक है, उसको ढंग से उसको मतलब उसको मजदूरी ढंग से नहीं दे रहा है, किसी बात के लिए पीट भी देता है, तो ऐसा शोषण में क्या होता है, हिंसा का खतरा बना रहता है। नहीं, अब एक दिन नौकर को गुस्सा आ गया, ठीक है, मालिक सोते पकड़ा गया, एकदम बड़का वो हथौड़ा निकाला, जो केजीएफ में जो नहीं रहता वो हथौड़ा, एकदम इतना बड़का वो हथौड़ा, ठीक है, एकदम एक हथौड़ा दिया, एकदम पूरा मालिक का एकदम रस निकाल दिया, एकदम फब्बारा निकल गया, ठीक है, मालिक टेबल गया। ठीक है, तो ये जो जबरदस्ती का जो शोषण है उसमें हिंसा का खतरा रहता है और जान जाने का डर लगता है। शोषण करना है तो कैसे करिए, प्यार से करिए, है ना, जैसे हम लोग महिलाओं का करते हैं, या हम लोग का जो मतलब जो पूर्वज जो अभी तक जो आ रहा है मतलब महिलाओं का शोषण करते हैं प्यार से। अरे तुम तो घर की लक्ष्मी हो, जाओ बर्तन मांज दो, ठीक है, इस तरह से होता है ना कि तुम तो घर की लक्ष्मी हो लेकिन बर्तन मांज दो, है ना, बर्तन ना बाबा, लड़का ना मांज सकता है बर्तन, लड़का का तो सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, उसको यही सिखाया जाता है कि ना अरे तुमको तो भी खेलने कूदने का उम्र है, तुम क्या इस सब में लगेगा, है ना। फिर उसी तरह से अरे लड़की तुम तो सरस्वती हो लेकिन 10वां के बाद मत पढ़ो, घर से बाहर ना निकलो, कॉलेज ना जाओ, सरस्वती हो लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ो, है ना। भारत के सोसाइटी में अक्सर हम ये देखते हैं, हम जितना जो भी जगह पे ट्यूशन वगैरह जहाँ हम पढ़ाने जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बच्चा मतलब पटना का बड़ा बड़ा स्कूल जैसे DY पाटिल हो गया, विलियम्स हो गया, ठीक है ना, DPS हो गया, ये सब स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो बच्ची रहती है वो कोई जो अगल बगल जो एफिलिएटेड स्कूल है ना, जो मतलब जो छोटा मोटा स्कूल है, जो मतलब छोटा एफिलिएटेड है, मतलब लोकेलिटी के अंदर, उसी में भेजेंगे, CBSE है लेकिन उसी में भेजेंगे। ठीक है, तो ये मेंटलिटी दिखाता है कि वो लोग मतलब महिलाओं को मतलब अपने बच्चे और बच्चे में कितना फर्क करते हैं। चलिए मार्क्स और आगे कहते हैं कि मार्क्सवाद क्या कहते हैं, विवाह को एक शोषणकारी व्यवस्था माना। इतना अभी तक तो हम यही समझा रहे थे। मार्क्सवाद एक आगे अपना व्यवस्था देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं साम्यवादी व्यवस्था, और मार्क्सवाद कहते हैं कि आने वाला साम्यवादी व्यवस्था में विवाह व्यवस्था के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगा। क्यों जगह नहीं रहेगा? क्योंकि ये एक शोषणकारी व्यवस्था है। इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था में को लिविंग यानी कि लिविंग में रहने के लिए बोले हैं, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा व्यवस्था आएगा जिसमें इंसान खुशी से एक दूसरे के साथ रहेगा। अगर दोनों का कॉन्सेंट मिलता है, दोनों एक दूसरा से सेटिस्फाई है, खुश है, तो एक साथ रहेगा। ठीक है, अगर दोनों में किसी बात को लेके अनबन है, कॉन्सेंट एक दूसरा से नहीं मिलता है, तो नहीं रहेगा। ठीक है, ये मतलब विवाह करना उसमें जरूरी नहीं। विवाह करने से क्या होता है, एक प्रेशर डाला जाता है, लेकिन को लिविंग में रहने से या लिविंग में रहने से क्या होता है, आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। उसका जब तक मन है आपके साथ रहेगी, नहीं मन है नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया साम्यवादी व्यवस्था में क्या होगा, को लिविंग में। अब देखिए
हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप इंटर कास्ट को मानते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं जी, हम खुद एक लड़की पसंद करके रखे हुए हैं, ठीक है, कि उन्हीं से शादी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए कोई देखिए इसमें इंटर कास्ट वगैरह पता है क्या होता है, केवल इंडिया में होता है, और कहीं आप देख लीजिए तो इंटर कास्ट किसी भी देश में जाके तो इंटर कास्ट नाम का कोई चीज भी होता है, ऐसा होता ही नहीं। जैसे आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए तो वहाँ बोलिएगा कि आप इंटर कास्ट को मानते हैं, तो इंटर कास्ट में आप शादी करना पसंद करते हैं, तो बोलेगा और होता कौन है, ठीक है। मतलब वो लोग हंसेगा 1 घंटा तक कि ऐसा भी होता है कि मतलब कास्ट सिस्टम भी होता है कि नहीं वो मेरे कास्ट के नहीं, हम उससे शादी नहीं करेंगे। ऐसा केवल इंडिया में होता है कास्टिज्म। और हम समझते हैं कि भारत को पिछड़े रहने का एक जो जाति व्यवस्था है, संप्रदाय व्यवस्था है, ये सबसे बड़ा 2 कारण है जिसके कारण भारत अभी तक पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि आने वाले व्यवस्था में क्या होगा, सब एक दूसरे के साथ खुश रहेगा, एक ऐसा व्यवस्था होगा जहां सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आप इस टॉपिक को, ठीक है ना, पूरा समझ गए होंगे। देखिए कार्ल मार्क्स जो है ये इसलिए भी कहते हैं विवाह व्यवस्था को गलत मानते हैं, क्योंकि देखिए एक सिस्टम जो है और एक इंसान है, एक सिस्टम और एक इंसान, जो लोग विवाह व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं वो हमको एक चीज बताइए कि एक सिस्टम हुआ एक इंसान हुआ, तो सिस्टम से इंसान चलता है कि इंसान से सिस्टम चलता है। पहले ये दोनों में अगर टॉपिक क्लियर हो गया तो आपको ये एकदम कार्ल मार्क्स का बात एकदम में पूरा सच्चाई नजर आएगा। देखिए कोई भी पहले इंसान आया, उसने अपने लिए क्या बनाया, व्यवस्था बनाया जिसमें विवाह व्यवस्था भी शामिल है। तो कोई भी व्यवस्था, ठीक है, अब इंसान अपने लिए बनाता है, अपने सुविधा के अनुसार बनाता है, ठीक है। लेकिन जब वही व्यवस्था इंसान के ऊपर हावी होने लगे, ठीक है, किस वैसी व्यवस्था जिसके कारण इंसान उसमें जकड़ जाए, उससे बाहर न निकले, तो ऐसी व्यवस्था भाड़ में जाए। ऐसी व्यवस्था का क्या जरूरत है जो इंसाने पे हावी हो गया। अरे इंसान, मनुष्यता क्या है, मनुष्यता क्या है कि जो रूढ़िवादी है, जो परंपरा है, अगर वो हम पे हावी हो गया तो हम उसको तोड़ के आगे बढ़े, यही ना मनुष्यता का निशानी है, ठीक है। तो इस आने वाले समय में क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स, साम्यवादी व्यवस्था में कास्टिज्म, धर्म ये सब के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, और सब एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप कार्ल मार्क्स का जो विवाह व्यवस्था है, आज का जो सिद्धांत है, इसको अच्छा तरह से समझ लिए होंगे, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।